सीधे आपको ले चलेंगे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। हमारे देश में पिछले 75 साल में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था इन सारी सरकारों ने मिलकर, इन सारी पार्टियों ने मिलकर। बहुत बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। करोड़ों करोड़ों बच्चे, गरीबों के बच्चे जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उनका भविष्य अंधकार में था। कोई उम्मीद नहीं थी। गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा। गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा। अमीरों के बच्चे अमीर बनेंगे। ये एक सिस्टम पूरे देश के अंदर लागू हो गया था। पहली बार आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी दिल्ली के अंदर, मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर बने। दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया ने रात दिन मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। ऐसा बनाया कि अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अमीरों के और गरीबों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिल रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे एक जज का, एक अफसर का और एक रिक्शे वाला का बच्चा बैठ के एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया ने केवल दिल्ली के स्कूल ठीक नहीं किए, देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं, गरीबों के बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है? कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है? तो जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा, ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े? इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं?
3 कारण है। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूं, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोगों की उम्मीद बन चुकी है। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे परिवार को अच्छा इलाज मिले। देश के अंदर हर आदमी चाहता है हमें 24 घंटे बिजली मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, फ्री बिजली मिले। सब लोग अच्छी सुविधाएं चाहते हैं। हर आदमी चाहता है देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है पूरे देश के लोगों को, उसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। आम आदमी पार्टी टाइम हैज कम, इंडियाज टाइम हैज कम। भारत का समय आ चुका, अब कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा कारण, ये क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हो रहे हैं, सिंगापुर की सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने, और केजरीवाल को बुलाया कि आके इनको जरा सा सिखाओ कि आप दिल्ली में क्या काम कर रहे हो। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप साहब की वाइफ आई थी, वो हमारे स्कूल देखने जाती हैं। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला। पर मैं दिल्ली के और देश के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि काम नहीं रुकेंगे। इन्होंने सत्येंद्र जैन को 2 महीने से जेल में 2 महीने रख लिया, 3 महीने रख लेंगे, 4 महीने फिर निकल आएंगे, काम फिर चालू हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को अब ये जेल भेजेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक जेल में रखेंगे। तो झूठा केस है, कोर्ट में जाके गिर जाएगा, डांट पड़ेगी इनको, देख लेना। मनीष सिसोदिया जी बाहर निकल आएंगे, काम नहीं रुकेगा। 75 साल में इन पार्टियों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया। 75 साल में कितने देश हमसे आगे निकल गए। क्यों? हमारे में कोई कमी है? भारत के लोगों में कोई कमी है? सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं भारत के लोग। इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्होंने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलकर देश को लूटा है। ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है। दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है, ये पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम हैज कम। अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है। देश ने देख लिया कि हो तो सकता था यार, अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों नहीं हुआ, बाकी देश में क्यों नहीं हुआ। इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलकर देश को जानबूझ के अनपढ़ रखा। अब नहीं होगा। अब मेरा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। तुम जितने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लो, जितने सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को भी डाल लो, सूली पे चढ़ा दो। खूब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, खूब मनीष सिसोदिया निकलेंगे। अब तो देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार। सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए सरकार पर कि सिसोदिया को फंसाने की साजिश की जा रही है।
अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि हमको पहले ही मालूम चल गया था किसी तरीके से जेल भेजा जा सकता है मनीष सिसोदिया को, लेकिन जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। हम पहले भी कभी नहीं डरे थे, इस बार भी नहीं डरेंगे। उनको जो करना है कर लें, हम भगत सिंह के वंशज हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की राजनीतिक द्वेष की राजनीति पहले भी वो झेल चुके हैं, इसलिए टस से मस नहीं होने वाले। तो चाहो तो केजरीवाल को भी सूली पर चढ़ा दो, इस तरीके से साफ तौर पर केजरीवाल यहां पर सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि हम जेल से नहीं डरते हैं, पहले भी नहीं डरे थे, इस बार भी नहीं डरेंगे और जो सरकार को करना है वो कर सकते हैं। इन पार्टियों ने देश को लूटा है और आने वाले वक्त में हमारी जैसी ईमानदार सरकार से ये सरकार डरती है। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं, तो जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। एक ये सोचने की बात है कि हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े। इतने हमारे एमएलए को ये जेल भेज चुके, सारे छूट के आ गए। और कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसे गंदे गंदे ऑर्डर पास किए इन लोगों के खिलाफ कि क्या झूठे सच्चे केस बना रहे हो। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण है। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। इस बीच गौतम गंभीर का ये बड़ा बयान सामने आया है। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि एक मंत्री जेल में है तो दूसरा बेल पर बाहर है। आबकारी नीति की सीबीआई जांच पर गौतम गंभीर ने कहा है कि एक मंत्री जेल में है, दूसरा भी तैयारी कर रहा है जाने की। की जरूरत थी
तो कितने माइग्रेंट लेबर्स को दिल्ली से बाहर भगाया गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी तो राजनीति करी। उस वक्त पे ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी, और उस समय भी इनको पैसे कमाने की पड़ी थी जब देश को एक इंसानियत की ज़रूरत थी। तो ये आम आदमी पार्टी अब हटा के नाम अब ठेकेदार की सरकार कर देनी चाहिए, क्योंकि ठेके वालों की तो सरकार है ये। जो आप ठेके की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं एलजी साहब की तरफ से। कहा जा रहा है कि एक्साइज पॉलिसी जो उसमें बहुत सारे वायलेशंस। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है कि जहाँ पर दिल्ली की कोई इनको चिंता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, खालिस्तानियों की एंट्री करानी है। और अपना जो मॉडल है, कभी एक बार सवाल उनसे भी पूछिए कि मॉडल क्या है दिल्ली में। एक नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, नया कॉलेज नहीं, एक जन रसोई नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं। तो मॉडल क्या बताना चाहते हैं वहाँ पर? स्कूल की हालत जाके देखिए आप, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जाके देखिए आप। तो सिंगापुर सिर्फ अपनी इमेज फिर से सुधारना चाहते हैं, फिर विज्ञापन देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाएंगे कि जी मैं सिंगापुर गया, मैंने दिल्ली का मॉडल बताया वहाँ पर। सच्ची दिल्ली का मॉडल एक ही है कि ठेकों की सरकार है। ठेकेदारों की सरकार है, कह रहे हैं गौतम गंभीर। शुरू से यही करते आए हैं और अब भी यही कर रहे हैं। देश में जब कोरोना काल आया था तब इनको संवेदनशील होने की जरूरत थी, तो ये ठेकेदारों की लाइसेंस फीस माफ कर रहे थे। तो एक मंत्री जेल में पहले से ही, जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन की ओर इशारा करते हुए गौतम गंभीर, और ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी अब जाने की तैयारी में है। दिल्ली में ठेकेदारों की ये सरकार है, ठेके खोलकर सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश है। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए, नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए, केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें। बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, और ये सब भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हुआ है इस एक्साइज के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर। हमने जो कंप्लेन करी थी और जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें 3 मेजर चीजें हुई हैं इसके अंदर। पहली, टेंडर की शर्तों के हिसाब से कार्टेल अलाउड नहीं था, और दस्तावेज कहते हैं कार्टेल हुआ है। टेंडर के हिसाब से ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 जोन, मैं नाम ले रहा हूं, खाओ गली करके है एक कंपनी है, उसको 2 टेंडर दिए गए, 2 जोन दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं है रिटेल सेक्टर के अंदर, लेकिन यहां पे नियमों को धत्ता देते हुए उनको, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल का सेक्टर दिया गया। और ये सब कुछ बहुत बड़ा घोटाला इस दिल्ली की सरकार ने किया है। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी, और ये आपके सामने है। और मैं एक बात और बता दूं, इस तरीके के अभी और बहुत सारे मामले जो है केंद्र सरकार निकालेगी। सारे के सारे अफसरों को केंद्र सरकार ने इस काम पे लगाया है, कहीं से भी कुछ भी ढूंढो। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी, और दिल्ली और देश के लोगों को, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये एक्साइज पॉलिसी टेलर मेड थी, कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेतों को काम दिया
और यहां तक उनके लिए 12% प्रॉफिट तय किया ताकि 6% उसमें से लिया जा सके। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंद केजरीवाल के मंत्री और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया था अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिखाई देंगे। और अब बात उस साजिश की करेंगे जो कि सरहद पार रची गई, और न सिर्फ रची गई बल्कि उसे असल में अमली जामा पहनाने के लिए एक आतंकी को नफरत और गड़बड़ी फैलाने वाले कट्टरपंथियों से सरहद तक पार करवा दी गई। गनीमत ये रही कि वो आतंकी सरहद पर ही दबोच लिया गया, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद जो खुलासे सामने आए उसने हिंदुस्तान की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को बुरी तरह से चौंका दिया। ये साफ हो गया कि किस तरह नफरत का जहर और जिहादी साजिशों को सरहद पार कराया जा रहा है और उन्हें किस तरह का खूबसूरत लालच भी दिया जा रहा है। राजस्थान से सामने आया सनसनीखेज खुलासा। सरहद पार तक फैला नफरत के तारों का नेटवर्क। पाकिस्तान में रची गई नुपुर शर्मा के खिलाफ साजिश। पाकिस्तानी आतंकी के सीने से सामने आया राज। सरहद से पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी रिजवान। पकड़ा गया पाकिस्तान आतंकी रिजवान। सीमा पार करते समय बीएसएफ ने पकड़ा रिजवान को। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स के चेहरे की मासूमियत से धोखा मत खा जाइएगा, क्योंकि इसका अतीत और इसका वर्तमान दोनों ही इसके खौफनाक होने की गवाही दे रहे हैं। ये तो महज इत्तेफाक है कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वरना जिस इरादे से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, गलती से भी अगर इसने अपना मकसद पूरा कर लिया होता तो इस वक्त पूरे मुल्क में कोहराम मच गया होता। इसका नाम रिजवान है और ये पाकिस्तान से आया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के कब्जे में होने से ये तो जाहिर हो ही जाता है कि ये कानूनी रास्ते से तो हिंदुस्तान नहीं आया। असल में इसे भारत और पाकिस्तान की सीमा से पकड़ा गया, लेकिन इसके पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। तहरीक लब्बैकर गैंग संगठन पाकिस्तान प्रांत में काफ़ी एक्टिव रहता है और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। राजस्थान पुलिस और खुफिया विभाग के आला अफसरों के सामने आए रिजवान के खुलासे के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर वहां के मौलवी साजिश रच रहे हैं और ये रिजवान उसी साजिश का एक नतीजा सबूत के तौर पर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी के कब्जे में है। तहरीक लब्बैकर गैंग संगठन पाकिस्तान प्रांत में काफ़ी एक्टिव रहता है और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। ये पाकिस्तानी अपराधी है जिसने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से ही इसने हद लांघी थी। अभी तक जो कुछ सामने आया उससे यही पता चलता है कि मजहब के नाम पर रची गई इस साजिश को कितने शातिर तरीके से रचा गया था। पकड़े गए इस पाकिस्तानी आतंकी से पूछताछ के दौरान जब भी कोई सवाल पूछा जाता तो ये कुरान की आयतें बुदबुदाने लगता है। उसने ये बताया कि जो खादिम हुसैन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था और इस वजह से ये मतलब उनके भाषण वगैरह सुनता रहता है इंटरनेट और टीवी पे जब आते हैं और वो जब कोई प्रोटेस्ट मार्च या कोई सभा करते हैं तो ये उसमें शामिल होता है। ये अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि ये उसका कोई एक्टिव मेंबर या पदाधिकारी है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जहां तक पूछताछ की बात है तो नेचुरली ये प्रेशर में भी है, कभी कभी ये
इसने तबीयत खराब होने का भी बात बोलता है। हालांकि कल इसका चेकअप कराया गया तो डॉक्टर ने सारे इसके जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो नॉर्मल बताए, पर इसने कहा मेरी तबीयत खराब है। इसी प्रकार कभी ये कुछ धार्मिक बातें जो है वो बुदबुदाने लगता है, परंतु ये पूछताछ में नॉर्मल है, ये किसी के साथ भी कोई प्रेशर में आता है इस तरह से होता है। बकौल श्री गंगानगर एसपी बीती 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को रिजवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के हत्थे चढ़ा, जिस वक्त वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघने की कोशिश में था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन से चला था और राजस्थान बॉर्डर पर हिंदूमल कोर्ट के बॉर्डर के पास पकड़ लिया गया। ये अकेला ही था, इसके किसी और साथी का बॉर्डर के उस पार या इस पार अभी होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया था, ये फेंस के उस तरफ ही था जब बीएसएफ ने इसे देखा, चैलेंज किया और इसे एप्रीहेंड किया। और अभी तक इसके कोई लोकल कनेक्शंस इंडिया में या कोई इसके पीछे वहां पर कोई इसको मोटिवेट कर रहा हो ऐसा नहीं लगता। ये कोई बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, सिर्फ एक चाकू के अलावा इसके पास कुछ और नहीं था, ज्यादा इसके पास करेंसी भी नहीं थी। ये बस एक रिलीजियसली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है ऐसा लग रहा है। पता यही चला है कि वो मंडी बहाउद्दीन के कुटियाल शेख इलाके का रहने वाला है। 24 साल के रिजवान ने अपनी पहचान के तौर पर पिता का नाम मोहम्मद अशरफ बताया है। पुलिस की पूछताछ में रिजवान ने ये कबूल किया है कि वो अपने गांव में ही रहकर बिजली का काम करता है और उसने 8वीं तक की पढ़ाई की है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार श्रीगंगानगर बॉर्डर के जरिए मादक पदार्थ भेजता रहा है। ऐसे में रिजवान के मामले में भी सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हुई है कि रिजवान नुपुर शर्मा को मारने तो आया था, मगर किसके सहारे आया था, कौन इसके संपर्क में था, क्योंकि रिजवान के पास न मोबाइल था और न ही कोई करेंसी थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब रिजवान के भारत संपर्क के बारे में पता लगाने में लगी हुई है। खुलासा यही सामने आया है कि नुपुर शर्मा का कत्ल करने के लिए पाकिस्तान के मौलवियों ने इसका ब्रेन वॉश करके यहाँ भेजा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से नफरत का जहर अपने जहन में भरकर जो आतंकी हिंदुस्तान पहुंचना चाहता था, उसका इरादा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा तो सुरक्षा एजेंसियों को हो गया था। लेकिन अभी इस साजिश के कई और राज और उजागर होने के लिए बाकी हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने रिजवान से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का ये शातिर आतंकी सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसके सीने में कई ऐसे राज दफन हैं जो बाहर आ चुके हैं, जिनसे ये तो साबित हो गया है कि सरहद पार पाकिस्तान में किस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा जा रहा है और किस तरह वहां के नौजवानों को आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। साजिशों ने लांघी सरहद। जो खादिम हुसैन रिजवी है वो काफी उनकी विचारधारा से ये प्रभावित था। सीमा पार तक फैले साजिश के तार। हत्या करने आया पाकिस्तानी अपराधी। एक अपराधी को दिया खूबसूरत झांसा। नुपुर शर्मा का जो उसने बोला है उसकी सजा यानी हत्या करके उसकी सजा देने का इसका इरादा था। इससे पहले हम सरहद से पकड़े गए इस रिजवान नाम के अपराधी का कच्चा चिट्ठा खोलें। इसे पाकिस्तान से भेजने वाले कौन थे, जरा उसके बारे में खुद श्री गंगानगर के कप्तान साहब के मुंह से सुन लीजिए। इस बयान को लेकर लगभग वह सभी गांव शहरों में प्रोटेस्ट मार्च हुए। जब फ्राइडे की नमाज थी उसके बाद लगभग सभी तकरीरों में इस बयान को क्रिटिसाइज किया गया और इस सब से जो माहौल जो बना उससे वो जो न्यूज वगैरह में देख करके और सोशल मीडिया पे देख करके वो इस एक्ट को करने के लिए मोटिवेट हुआ। अब ये भी जरा सुन लीजिए, आखिर ये आतंकी हदों को लांघता हुआ हिंदुस्तान आया तो क्यों? इसको ये भी आइडिया नहीं था कि ये किधर है, किस शहर में है और नुपुर शर्मा कहाँ रहती है ये भी इसको नहीं पता। इसे जब पूछा कि आप वहाँ कैसे पहुंचोगे तो ये कहता है कि अगर मेरी किस्मत में होगा और मेरे ये काम करना मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं अपने आप वहां पर पहुंच जाऊंगा। और पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स को लेकर ही सभी एजेंसीज अभी गहनता से इससे इंटरोगेट कर रही हैं। लेकिन अब जो कप्तान साहब की बात को सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि साजिशों को किस तरह खूबसूरती की पैकेजिंग में भेजा जा रहा है।
कि जब उसने ये प्रोटेस्ट मार्च में भाग लिया और लोगों की बातें सुनी तो उसको ये लगा कि भाई यदि नुपुर शर्मा को वो अपने जो बात उसने की है उसकी सजा देगा तो उसको जो है बहुत ही अच्छा जन्नत मिलेगी, और इस तरह से जो लोगों ने कहा तो उसको सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी उसको लेनी चाहिए और इस तरह से वो एक हीरो बन जाएगा। उससे मोटिवेट होकर के और वो इधर आया। इससे ये तो समझ आ ही जाता है कि आखिर रिजवान क्या हासिल करने हिंदुस्तान आया था। पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को मारने आया। मौलवियों की बैठक में टारगेट सौंपा गया। 5 बसें बदली, 20 किलोमीटर पैदल चला। पाकिस्तान में बैठे इंसानियत के दुश्मन हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रचते हैं तो बॉर्डर पार बैठे मौलाना भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए कातिलों का दस्ता तैयार कर रहे हैं। सबूत है इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी। पूछताछ में उसने बताया था कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन जिले का रहने वाला है और वो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत आया था। रिजवान 150 किलोमीटर अलग अलग रास्तों से होकर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की सीमा पार कर भारत में घुसना चाहता था। रिजवान लाहौर से बहावल नगर होते हुए जिले की भारत पाक सीमा की खंखापोस्ट से तारबंदी पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उसके पास से धारदार हथियार, चाकू और कुछ धार्मिक पुस्तकें भी मिली थी। उसके पोजीशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए भारत में घुसे रिजवान ने पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, मौलवियों ने नुपुर की हत्या के लिए भेजा था भारत। खुलासा नंबर 2, पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन में हुई थी एक पंचायत। खुलासा नंबर 3, मौलवियों ने नुपुर शर्मा का डेथ वारंट जारी किया। खुलासा नंबर 4, अजमेर पहुंचकर साजिश को अंजाम देना था। खुलासा नंबर 5, राजस्थान में एक्टिव स्लीपिंग सेल मदद करता। मौलवियों ने रिजवान को नुपुर के कत्ल के लिए भेजा था। अब रिजवान पूछताछ के दौरान एजेंसियों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। सवालों के जवाब में वो कुरान की आयतें पढ़ने लगता है। सीमा पार करने की फिराक में पकड़े गए रिजवान अशरफ जब अपने घर कोठियाला शेख से निकला तब उसके पास एक मल्टीमीडिया मोबाइल, पर्स में 5000 रुपए और करंट चेक करने के लिए एक टेस्टर था। हिंदूमल कोर्ट सीमा से भारत में घुसने का उसे आकाओं ने पहले से ही प्लान तैयार करके दिया था, जिसके तहत रिजवान को बताया गया था कि रात में भारतीय सीमा पर लगी तारबंदी को क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे में रात के वक्त लोहे की तारबंदी में करंट चेक करने के लिए उसने एक टेस्टर अपने पास रख लिया था, जिसे उसने खेतों में फेंक दिया। नुपुर शर्मा को मारने के लिए भारत आने वाला रिजवान तहरीके लब्बाक के संस्थापक खादिम हुसैन का पक्का चेला है। भारत में प्रवेश से 10-12 दिन पहले ही वह घर छोड़ दिया था और खादिम हुसैन की दरगाह पर गया था, जहां से फूल लेकर वह भारत में प्रवेश करने के लिए निकला था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आखिर रिजवान ने सिंगल फेंसिंग के नहर वाले इलाके को क्यों चुना और किसने बताया कि यहां से भारत में प्रवेश करना आसान होगा। इसीलिए जांच की जा रही है कि क्या बॉर्डर के उस पार कोई उसे गाइड कर रहा था और वह अपना मोबाइल पाकिस्तानी साइड में फेंक कर क्यों आया है। इस पूरे मामले पर अब कहा जा रहा है कि एनआईए भी जांच करेगी। अभी तक 4 सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। रिजवान को ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान भेजा गया, इस बारे में किसी को भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि असल में इसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान अकेले भेजने के पीछे उन लोगों का क्या मकसद हो सकता है। लिहाजा इस एंगल पर एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।